हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक, इसके साथ साथ आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, हिंदी या केवीएस, पीआरटी, सुपर टेट, टेट इत्यादि सभी एग्जाम में सामान्य हिंदी से बनने वाले प्रश्नों के लिए श्रृंखला को पूरा अवश्य देखें। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज के सेशन को बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा मानक वर्ण है। आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें कौन सा वर्णमाला में अमानक वर्ण है, जिसे मानक वर्णों के अंतर्गत नहीं माना गया है। ऑप्शन ए है खा, बी है घा और सी है ता और डी है भा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए बना हुआ क्या है तो समझ लीजिएगा, यहाँ पर आधा भा है, उसके बाद क्या है का है। तो इस तरीके के अक्षर को क्या कहेंगे, अमानक वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, छा वर्ण किसके योग से बनता है। अगर आप लगातार सेशन से जुड़े हुए हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गए होंगे। तो जो छा वर्ण है वह किनके योग से बना है। ऑप्शन ए है का प्लस शा के, का प्लस चा के, क प्लस छा के और क प्लस सा के। तो जो छा वर्ण है वह किन किन वर्णों के योग से बना है। सबसे पहले जान लेंगे कि संयुक्त वर्ण कितने हैं। तो छा, त्रा और ज्ञा और आपका क्या है श्रा, ये क्या है संयुक्त वर्ण बताए गए हैं। तो जो छा है आपका वह का और शा से मिलकर के बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे त्रा का पूछ लिया जाए तो ता प्लस रा, ज्ञा का पूछ लिया जाए तो जा प्लस वा से मिलकर के बना हुआ है और श्रा का पूछ लिया जाए तो शा प्लस रा से मिलकर के बना है। और ये सभी पहले वर्ण कैसे होंगे, हलंत्यम होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने गए हैं। ऑप्शन ए है 10 है, बी है 11 है, सी है 12 है या डी है 13 है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वह कुल कितनी मानी गई है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि कितनी संख्या मानी गई है तो 11 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है तो क्या है, व्यंजन है इसका मतलब। ऑप्शन ए है आ, बी है ऊ, सी है ए और डी है जा। तो हम सभी जानते हैं आ, ऊ, ए ये क्या है, स्वर है, जबकि जा क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ प्रैक्टिस के माध्यम से आप वर्णमाला को पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का अक्षर नहीं है। ऐसा कौन सा वर्ण है जो कि टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है ठा, ऑप्शन बी है ढा, ऑप्शन सी है णा और ऑप्शन डी है घा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि घा। क्योंकि ये किस वर्ग में आता है तो ये का वर्ग में आता है, जबकि टा, ठा, डा, डा, णा ये सभी किस में आते हैं, टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 34, ऑप्शन डी है 35। तो आप फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। देखिए आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, तो आप अपना स्कोर भी काउंट करते रहिएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। देखिए स्वर जो हैं आपके जिह्वा के आधार पर अगर बात की जाए, जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक है आपका अग्र, दूसरा है आपका मध्य और तीसरा है आपका पश्च। तो अब आपको बताना है कि जो पश्च स्वर है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है आ, बी है बा, सी है जा और डी है ढा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप उत्तर सही कर ले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे बा है, ढा है, जा है, ये तो सभी व्यंजन हो जाएंगे, तो इनमें कोई और दूसरा स्वर है ही नहीं, इसीलिए पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। जो खड़ी पाई वाले संयुक्त वर्ण हैं उनका रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी है खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन सी है 2 खड़ी पाई लगाकर, ऑप्शन डी है स्वर लगाकर।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला प्रश्न है, विसर्ग से बना शब्द है, कौन सा शब्द इनमें से विसर्ग के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए है अध, ऑप्शन बी है निस्पृह, ऑप्शन सी है द्वित और ऑप्शन डी है थोड़ा सा। तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि यह किससे बनाया हुआ शब्द है? तो विसर्ग से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन ए है ए, बी है ला, सी है का और डी है री। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए क्या हो जाएगा? आपका स्वर हो जाएगा, जबकि ला व्यंजन है, का व्यंजन है और ली को अर्ध स्वर के अंतर्गत गिना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है डा, बी है या, सी है सा और डी है टा। तो सबसे पहले जान लेंगे कि अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं। तो ये 4 होते हैं और 4 के अंतर्गत ये कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ये आते हैं आपके या, रा, ला और वा। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है आपके या, रा, ला और वा। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि या क्या हो जाएगा? या आपका अर्ध स्वर अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? किस उच्चारण स्थान से हम ओ वर्ण का उच्चारण करते हैं? ऑप्शन ए है दंत, बी है मूर्धा, सी है दंत और डी है कंठ ओष्ठ। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि कंठ और ओष्ठ के मिलने से ओ वर्ण का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है तालु, बी है मूर्धा, सी है ओष्ठ या डी है कंठ। तो एक मैं बहुत ही शॉर्ट फार्मूला यहाँ पर बताने चाहूँगी, सिर्फ 1 मिनट लूँगी आपका, कि आप एक तरफ लिख लीजिए वर्गों के नाम, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये आपके हो गए 5 वर्ग, का, चा, टा, ता और पा। अब आप इनके सामने क्या कीजिएगा? अब आप इनके सामने बहुत ही इत्मीनान से क्या करेंगे? लिख देंगे क, और चा के सामने ता, टा के सामने मुंह और ता के सामने द और पा के सामने ओ। कतामुदंत ओ, कतामुदंतो, कतामुदंतोष्ठ। तो क्या हो जाएगा? का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से, कहाँ से हो जाएगा? कंठ से। और चा वर्ग का तालु से, उसके बाद टा वर्ग का मुंह से, मूर्धा से, और ता वर्ग का दंत से और पा वर्ग का ओष्ठ से। तो इस प्रकार आप अपने सभी उच्चारण स्थान ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी बाई पढ़ाई पोती के नाम से सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें ट्रिक से बताई गई हैं। तो चा छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि तालु इसका सही जो है उच्चारण स्थान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ हैं या किसकी ध्वनियाँ हैं? तो का, जा, फा और गा ये किसकी ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन ए है संस्कृत की ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन बी है अरबी फारसी की, ऑप्शन सी है अंग्रेजी की, ऑप्शन डी है दक्षिणी भाषाओं की। तो ये किसकी ध्वनियाँ हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यह अरबी फारसी से निकली हुई ध्वनियाँ हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और जो घुमा फिरा करके बार बार आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रैक्टिस सेशन को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा और सफलता के लिए इससे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तालव्य व्यंजन है। देखिए मेरा ऐसा मानना है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ के ढेर लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी सारी पढ़ाई व्यर्थ है, क्योंकि आपने पढ़े हुए का प्रयोग करना तो सीखा ही नहीं है। और जब आपके सामने समस्या डाली जाएगी तो आपने पढ़ा तो बहुत है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया है, जिस कारण आप इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ने से भी कई ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ का जो है अभ्यास करना। ऑप्शन ए है दा, टा, ड़ा और ठा, ये आपकी तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन बी है चा, छा, जा, झा, ऑप्शन सी है ता, था, दा, धा, ऑप्शन डी है मा, फा, जा, भा। इनमें से कौन से तालव्य व्यंजन हैं?
तो अभी अभी हमने ट्रिक के माध्यम से जो है पढ़ा हुआ था कि का के बाद क्या आता है, चा वर्ग, और इधर क्या होता है, कतामु दंतो। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा, तो चा छा जा झा ये क्या हो जाएंगे, आपके सभी तालव्य वर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। पिछले वीडियो में ही आपको घोष, सघोष और अल्प प्राण, महाप्राण की ट्रिक बताई गई थी, तो अगर आपने उसे थोड़ा सा भी समझा होगा तो आप यहाँ सही आंसर कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था अघोष 12, क्या बताया था, अघोष 12, और महाप्राण 24, महाप्राण 24, 12 दूनी 24, तो अघोष 12, महाप्राण 24। इससे क्या याद रखेंगे, यानी अघोष वर्ण पहला दूसरा तो बचे बचाए कौन से, तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे, और महाप्राण 24 यानी कि 1, 3 और 5 क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण इन सभी वर्णों को याद रख सकते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है, यानी कि घोष नहीं है तो कैसा है, अघोष है, और अघोष में कौन से वर्ण आते हैं, तो पहला और दूसरा आता है। तो या रा ये दूसरे नंबर का वर्ण हो गया, और या रा ला ये कैसा हो गया, तीसरे नंबर का, तो ये तो घोष हो गया, ये नहीं होगा। ता ये तो पहले नंबर का हो गया, और क्या हो गया, डा। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन है वो करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपका मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने, किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। ऑप्शन ए है कृपा, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है दृष्टि, और ऑप्शन डी है आज। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसमें भी री ऋषि की मात्रा है, इसमें भी है, इसमें भी है, जबकि ऑप्शन नंबर डी यानी कि आज में किसी भी ऋषि की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो अनुस्वार कब आता है और अनुस्वार किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। और अनुस्वार का आपका चिन्ह क्या है, तो ये जो आपकी अंग की बिंदी बनी होती है इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए है तालव्य, बी है मूर्धा, सी है दंत्योष्ठ और डी है कंठ्योष्ठ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ओ औ कंठ और ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 55। हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वह कुल कितनी है, 52, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, जो स्वर ध्वनि है इसके कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है प्लुप्त, ऑप्शन सी है ह्रस्व, ऑप्शन डी है उपर्युक्त तीनों। तो जो स्वर है उसके 3 प्रकारों का वर्णन किया गया है, और वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो दीर्घ है, प्लुप्त है और ह्रस्व है। दीर्घ में क्या आते हैं, तो सभी बड़े स्वर आते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ इत्यादि। ह्रस्व में क्या आता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि। और उसके बाद प्लुप्त में आपका यह अवग्रह का जो चिन्ह होता है वह आता है प्लुप्त स्वर के अंतर्गत। तो इस प्रकार स्वर को 3 भागों में विभाजित किया है, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्य है। जो आधुनिक व्याकरण है उसकी दृष्टि से जो बा वर्ण है उसका क्या विशेषता है, क्या महत्व है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है कि ओष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, अघोष और निरानुनासिक है। देखिए वर्ण एक ही है, क्या है, बा है, लेकिन उसके बारे में कितनी चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। इसका मतलब है जब हमें ओष्ठ वर्ण के भी बारे में पता होगा, स्पर्श के भी बारे में पता होगा, अल्प प्राण, अघोष और निरानुनासिक के भी बारे में हमें पता होगा, तो ही हम इस वर्ण का जो है सही बता पाएंगे कि यह वर्ण किस प्रकार की विशिष्टता रखता है। ऑप्शन ए बी है दंत्योष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है और निरानुनासिक है। ऑप्शन सी है दंत्योष्ठ है, स्पर्श संघर्षी, अल्प प्राण है और अघोष और निरानुनासिक है। ऑप्शन डी है ओष्ठ है, स्पर्श है, महाप्राण है, सघोष है और निरानुनासिक है। तो सबसे पहले तो यह जान लेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह है दंत्योष्ठ।
वा खाली एक ऐसा जो है वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ के मिलने से होता है। तो वकारस्यो दंतोष्ठा, इसका एक सूत्र भी है कि वकारस्यो दंत ओष्ठा। तो वकारस्यो दंत ओष्ठा से इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। फिर हम ये भी याद रखेंगे कि ये आपका कैसा वर्ण है, स्पर्श वर्ण है। और स्पर्श वर्ण के साथ साथ अल्प प्राण में, यानी कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। और बा कब आता है, तो पा फा बा, यानी कि तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्प प्राण हो जाएगा और घोष हो जाएगा। अब घोष में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, तो जब अघोष में 12 यानी कि पहला और दूसरा वर्ण आता है, तो सघोष में कौन सा आएगा, तीसरा और चौथा और पांचवा आएगा। तो ये तीसरा वर्ण है, यानी कि ये घोष भी है। और यह अनुनासिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के पांचवा अक्षर जो होता है वह आपका अनुनासिक होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, निरानुनासिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि वाह जो है वर्ण कैसा है, तो ये दंत्योष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है और निरानुनासिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धस्वर कहलाता है निम्न में से कौन सा स्वर अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है पा, ऑप्शन सी है रा, ऑप्शन डी है ला। तो अर्ध स्वर आपके कितने होते हैं, पहले तो यही जान लीजिएगा। अर्ध स्वर आपके 2 होते हैं, जिसमें आपके 2 में होता है या और वा। या और वा को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो उपलब्ध है वह आपके सामने या। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि या क्या है, अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाली ध्वनि है। नेक्स्ट देखेंगे कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग से किससे संबंधित हैं। जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वे व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, यानी कि महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का कौन सा अक्षर आता है। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा, चौथा और ऑप्शन डी है पहला, चौथा। कई बार आपको बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि अघोष 12 और महाप्राण 24। तो महाप्राण 24 दूसरा और चौथा वर्ण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन ए है शब्द, बी है पद, सी है ध्वनि और डी है वाक्य। तो यहाँ पर क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई है। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, महाप्राण 24। तो जब महाप्राण 24 यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। तो बचा कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। तो का और खा कैसा हो गया, दूसरे नंबर पे, तो ये क्या हो गया, महाप्राण, ये नहीं होगा। ता था, ये भी दूसरे नंबर पे, तो ये क्या हो गया, महाप्राण, ये भी अल्प प्राण नहीं होगा। और चा किस पे आएगा, पहले नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। और पा फा किस पे आएगा, दूसरे नंबर पे, तो ये भी महाप्राण हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि चा कैसा व्यंजन है, तो अल्प प्राण व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन ए है का, बी है चा, सी है टा, डी है या। देखिए थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पूछा स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए है का, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है टा, ऑप्शन डी है या। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि या आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, जबकि एक ऐसा व्यंजन है। तो यह आपका अंतस्थ और अर्धस्वर कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। बार बार बता रहे हैं कि कतामु दंतो, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से। तो काखा, यारा, चाजा और टा डणा। तो आप सही सही अपने उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, का और खा आपकी कैसी ध्वनियाँ हैं, कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे। ऑप्शन ए है आपके सामने शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। हिंदी की शाह ध्वनि है, हिंदी की शाह ध्वनि है कैसी है। ऑप्शन ए है मूर्धन्य, ऑप्शन बी है तालव्य, ऑप्शन सी है दंत्य, ऑप्शन डी है ओष्ठ है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सूत्र आपका क्या होता है, इचु यशा नाम, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। यानी कि ई का
चा वर्ग का, या का और ये सा सलजम का, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो इचु यशानाम तालु से शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि तालव्य से सा वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। अगर आपको इन सभी की ट्रिक डिटेल में चाहिए तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी। आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही बन पाए, इसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई के पोते को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।